वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैसेज करके बता दीजिए क्या वॉइस वगैरह क्लियर है आप लोगों को, ऑडियो वीडियो प्रॉपरली विजिबल। अगर सब कुछ सही हो तो एक बार जल्दी मैसेज करके बता दीजिए। एक क्लास हो चुकी है आपकी सुबह 9 बजे से। उम्मीद करता हूं कि आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी और बहुत सारे नए पॉइंट्स मिले होंगे। अब ये सेकंड क्लास है आपकी। इस क्लास में हम SC/ST एक्ट को देखने वाले हैं। SC/ST एक्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक प्रकार से देखें तो देश की आधी से ज्यादा आबादी ये कवर करता है। एग्जैक्टली आंकड़े तो नहीं है, लेकिन 50% से ज्यादा पॉपुलेशन SC/ST की है, लगभग ऐसा कह सकते हैं, या 40% तो होगी होगी। तो ये एक्ट एक बहुत बड़े सेक्शन को कवर करता है। दूसरा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है, क्योंकि MP का एग्जाम देखे, कुछ राजस्थान के एग्जाम, कुछ छत्तीसगढ़ के देखे, ये हर जगह कॉमन सब्जेक्ट है। अब जैसे आपने अभी हमारे साथ BNSS स्टार्ट किया था, तो BNSS हमने स्टार्ट किया तो आपको पता है डायरेक्ट हम सेक्शन से स्टार्ट नहीं करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। हम भी जब भी पढ़ेंगे तो एक एक्ट की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे, उसका बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और मैं ये हमेशा क्यों कहता हूं आपसे, देखिए डायरेक्टली क्या होता है ना, हम किसी एक्ट को डायरेक्ट जब पढ़ते हैं तो उस एक्ट को लाया क्यों गया, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारे हमारे पॉइंट होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। हेलो संतोषी, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे हमारे पॉइंट होते हैं वो मिस हो जाते हैं। इंटरव्यू में बहुत बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको हम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस बोलते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस के आंसर बहुत बार डायरेक्ट में नहीं मिलते। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस के आंसर हमें बहुत बार उस एक्ट के बैकग्राउंड में, उस एक्ट के ऑब्जेक्ट में, उस एक्ट के स्कोप में और इन चीजों में देखने को मिलते हैं। जैसे कोई बच्चा है, SC/ST का बच्चा है, जनरली SC/ST के बच्चों से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में। आपको बता रहा हूँ, हो सकता है प्रीलिम्स में लिया तो आपका, देखिए प्रीलिम्स में मैं फिर से कहता हूँ ADPO APO के जो भी एग्जाम्स हैं, बेयर सफिशिएंट, लेकिन कुछ केसेस आपको करने पड़ेंगे जैसे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मैंने भी देखे हैं कि क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं SC/ST के बच्चों से, जनरली कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बना के कि भाई इसको लाया क्यों गया, ऑलरेडी इतने सारे लॉस थे, क्या वहां से चीजें नहीं हो रही, अत्याचार अगर हो रहा है तो उसके लिए IPC थी और इतने सारे भारत में लॉ थे, SC/ST एक अलग से क्यों लेके आए। तो इन्हीं चीजों को सबसे पहले हम डील करेंगे कि SC/ST एक्ट है क्या, इसको लेके हमारा संविधान क्या कहता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको ओरिजिन की जरूरत क्या पड़ी, इसमें कुछ अमेंडमेंट बड़े हुए हैं 1898 के बाद, इसमें 2015 में, और 2018 का अमेंडमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको लेके आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट में दी, मैं उनके केसेस के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा इसी सेशन में। दूसरी चीज, मैं अभी आपको जिस PDF से पढ़ाऊंगा वो होगी इंग्लिश में, लेकिन आपको इस क्लास के बाद, जैसे ये क्लास खत्म होगी, हम आपके ग्रुप में PDF हिंदी वाली भी अपलोड करा देंगे। अभी मतलब 1 घंटे के बाद आपको हिंदी की PDF मिल जाएगी, जो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। अभी जो मैं आपको इंग्लिश में रहेगी PDF, बता इसलिए रहा हूं कि परेशान ना होना कि मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, आपको सर इंग्लिश में पढ़ाने लगे। मैं इंग्लिश में अभी PDF है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाता जाऊंगा, और इसकी हिंदी PDF आपको थोड़ी देर में, क्लास के 1 घंटे के बाद, आपको कहीं पर नहीं, आपका जो ये बैच है, इस बैच में ही जो आपका ग्रुप होगा ना, जो आपका जो भी आप बैच लिया हो, उसमें हम इसके अपलोड करा देंगे। तो वहां से आप उसे हिंदी वाले हिंदी मीडियम में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को। चलिए हम बात करेंगे SC/ST एक्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, SC/ST के बारे में। क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दो चीजें हैं। शेड्यूल कास्ट को अनुसूचित जाति कहा जाता है, जनरली इनको दलित के नाम से भी यूज कर लिया जाता है, बहुत जगह दलित वर्ड यूज कर लेते हैं कहने के लिए। गांधी जी ने एक हरिजन शब्द यूज किया था, हरि के द्वारा, हरि मतलब होता है भगवान का नाम, हरि भी होता है, उनके जन मतलब उन्होंने उनको जाना है, तो इनको हरिजन वर्ड भी यूज कर लिया जाता है बहुत जगह, मतलब मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं। और शेड्यूल ट्राइब्स को, एक तो शेड्यूल ट्राइब से अनुसूचित जनजाति कहते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया है, या जर्नल वर्ड्स में ने
अपन आदिवासी वर्ड वगैरह भी यूज कर लिया जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर जगह सेम वर्ड यूज किए जाते होंगे, लेकिन एक जनरल रेफरेंस अगर हम इंडिया का देखते हैं, हम इलाकों के हिसाब से ये शब्द चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनको दलित वगैरह वर्ड यूज किया जाता है, कहीं कहीं दोनों को भी दलित यूज कर लेते हैं, और इनको हरिजन वर्ड भी यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे SC ST को जनरली आदिवासी शब्द वगैरह यूज किया जाता है वर्ड। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं या हम लॉस को देखते हैं, मैं फिर से बोलता हूं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं या हम लॉस देखते हैं, तो वहां पर हमें SC ST शब्द देखने को मिलता है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। लेकिन ये इसका पूरा नाम नहीं, इसके साथ साथ लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी। प्रिवेंशन का मतलब होता है निवारण, रोकना, और एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार। तो मतलब ये एक्ट SC ST के साथ जो अत्याचार होते हैं, अत्याचार को अगर हम बात करें तो ये कौन से अत्याचारों की बात हो रही है? ये ऐसे अत्याचारों की बात हो रही है जो ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। यहां पर कुछ ऐसे अत्याचार जो सालों से इनके ऊपर हो रहे थे। जैसे मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड का नाम हाल फिलहाल में आपने बहुत सुना होगा, बागेश्वर धाम के वजह से। यहाँ पे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हमारे घर से 20 किलोमीटर के आसपास रहते हैं, तो उसकी वजह से बुंदेलखंड काफी फेमस है। खजुराहो का नाम सुना होगा, मैं वहां से हूँ। तो बुंदेलखंड वैसे अगर देखा जाए तो अभी भी यहाँ पे छुआछूत जैसी चीजें गांव में देखने को मिलती हैं। अभी 3-4 दिन पुरानी घटना है कि एक व्यक्ति जो SC ST कास्ट से बिलोंग करता था, वो बारात लेकर जा रहा था, और बारात के तौर पे वो कहां बैठा हुआ था? घोड़े पर बैठ के जा रहा था। तो एक वहां पे सो कॉल्ड जर्नल फैमिली का एक परिवार, उनको ये चीज बुरी लगी, तो उन्होंने उसके ऊपर पत्थर मारे। इवन एक अभी कुछ दिनों पहले एक टीकमगढ़ की घटना हुई थी, एक पुलिस वाला, मतलब एक पुलिस ऑफिसर घोड़े पे बैठ के जा रहा था, तो गांव के कुछ लोगों ने उसको घोड़े से उतारा और अपशब्द कहे, और इवन डीजे भी नहीं बजाने दिया गया। तो ये चीजें कॉमन है। अब ये जो मैं आपको ये चीजें बता क्यों रहा हूं, ये चीजें बताने का मतलब है SC ST के साथ कुछ ऐसी चीज होती है जो अत्याचार है, जिसको मैं एट्रोसिटीज कह रहा हूं। ऐसे एट्रोसिटीज जो जिनको क्या किया, जिनको रोकना है, और केवल रोकना नहीं है, बल्कि ऐसे एट्रोसिटीज को हमने क्या बना दिया, इस एक्ट के तहत अपराध बना दिया है। अब IPC जाएंगे, हो सकता है IPC में आपको हर अपराध के बारे में ना बताया गया हो सकता है बहुत सारे ऐसे अत्याचार होते हो जो IPC में डिस्क्राइब ही ना हो। तो IPC का स्कोप एक नैरो है। लेकिन अब जो चीज IPC में कवर हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो IPC में कवर नहीं हो रही हैं, लेकिन वो अत्याचार के रूप में SC ST के लोगों के साथ ज्यादातर हो रही हैं। तो इन्हीं को रोकने के लिए हम एक एक्ट लेके आए हैं जो बात करता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना। किस चीज को रोकने की बात करता है? बोलता है ये रोकता है एट्रोसिटीज को। एट्रोसिटीज मतलब, एट्रोसिटीज का सीधा सीधा मतलब होता है अत्याचार। अत्याचार को रोकता है। किस पर अत्याचार हो रहा है, किन के अत्याचारों को रोकता है? ये उन अत्याचारों को रोकता है जो SC ST के ऊपर होते हैं। और केवल रोकता नहीं है, एक तो होता है रोकना, और रोकने के बाद भी अगर ये चीजें की जाती हैं, अगर रोका, रुक गए तो अच्छी बात है। जैसे मैंने बोल दिया भाई ये चीजें नहीं करनी, मैंने आपको रोक दिया कि भाई आपको क्लास में ये चीजें करिए, अब नहीं मानोगे तो क्या करेंगे? मैं हूंगा, अगर आप नहीं मारोगे भाई आपको क्लास से निकाल दूंगा, यही कर सकता हूं टीचर। लेकिन अगर हमारे जो सोवरेन अथॉरिटी है, जो जो हमारी राज्य है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसने लॉ बना दिया, उसने आपको रोक दिया कि भाई ये चीजें अत्याचार की श्रेणी में आती हैं। पहली चीज उन्होंने रोका कि ये चीजें एट्रोसिटीज अत्याचार की श्रेणी में आता है, लेकिन अगर आप रोकने के बाद भी ये करोगे तो हम इन्हें अपराध मानेंगे। क्या मानेंगे? अपराध। व्हाट इज एन ऑफेंस? अपराध होता क्या है? अपराध की अगर डेफिनेशन पढ़नी तो CRPC की अगर हम बात करें, वो BNSS हो गई है। जनरली CRPC का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि आपको CRPC भी याद होगी, उसकी सेक्शन 2N आपको याद होगी। वो क्या कहती थी? व्हाट इज एन ऑफेंस? एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई ऐसा कार्य जो विधि द्वारा जिसको रोका गया है। भाई एट्रोसिटीज भी ऐसा एक कार्य है ना जो विधि रोक रही है। मैं नहीं रोक रहा, आप नहीं रोक रहे, विधि रोक रही। कौन रोक रहा है? लॉ। और कौन लॉ बना रहा है? लॉ सोवरेन अथॉरिटी बना रही है, मतलब हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर हमें रोक दिया कि भाई ये मत करिए। तो ऑफेंस कैसे बनता है? एनीथिंग, एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई ऐसा कार्य जिसे विधि करने से रोकती है। तो कैसे रोका? ये जो प्रिवेंट शब्द है इसके माध्यम से रोक दिया। और केवल रोका ही नहीं, आगे कहा
मैंने बोला ना, केवल रोका ही नहीं, रोकने के बाद अपराध की आगे डेफिनेशन में जाइए, एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोई ऐसा कार्य जो जिसे विधि करने से रोकती है, केवल रोकती नहीं है, एंड एक्ट विच इज पनिश्ड बाय लॉ, और उस कार्य के लिए विधि दंड भी देती है। तो मैंने बोला कि SC/ST एक्ट प्रिवेंट भी कर रहा है, और प्रिवेंशन के बाद अत्याचार अगर आप नहीं रोकते हो तो उसके लिए आपको दंडित कर रहा है। इट मींस यहां पर अपराधों के बारे में भी बात किया गया है, इसलिए ये कैसा एक्ट है? क्रिमिनल एक्ट है। What type of act is this? This is a criminal act, एक आपराधिक कानून है। और आपराधिक कानूनों की तरफ भी जाए तो ये एक अपराध में एक स्पेशल लॉ है। कैसा लॉ है? स्पेशल। स्पेशल लॉ का मतलब हमने आईपीसी में और बीएनएस में डेफिनेशन पढ़ी है। स्पेशल लॉ का मतलब होता है जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर बनाए जाते हैं। अगर कोई विधि किसी विशेष विशेष विषय पर बनाई जाती है, वो विशेष अधिनियम होता है। एनी लॉ विच इज मेड ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर बनाया जाने वाला लॉ स्पेशल लॉ होता है। स्पेशल सब्जेक्ट यहां पे क्या है? व्हाट इज द स्पेशल सब्जेक्ट? स्पेशल सब्जेक्ट इज SC एंड ST। ये एक्ट केवल SC और ST को डील करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जनरली अगर हम बात करें, अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, तो वर्ण व्यवस्था को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मैं अभी उनके बारे में भी डिटेल में वर्णन करूंगा। कितने जगह पे वो डिवाइड किया गया है वर्ण व्यवस्था को? 4 प्रकार से। कैसे कैसे? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा तीसरा कौन है? वैश्य, और चौथा शूद्र। इनके बारे में भी हम डिटेल फॉर्म में अभी बात करेंगे। एक तो वर्ण व्यवस्था। दूसरी तरफ अगर हम आ जाते हैं तो इंडियन सोसाइटी में अगर हम देखते हैं तो हमें 4 प्रकार की कैटेगरीज दिखाई देती है। जनरली 4। EWS वगैरह वो अब हटा दीजिए। जनरल कैटेगरीज क्या है? एक, हम जनरल कैटेगरी में लेके आते हैं लोगों को। दूसरा मौके लेके आते हैं OBC कैटेगरी में। तीसरा हम ये किसके हिसाब से? तीसरा SC कैटेगरी में, और चौथा ST कैटेगरी में। 4 कैटेगरीज यहां पे भी है। चल समझिएगा अच्छे से, ये जो 4 कैटेगरीज है ये वर्ण व्यवस्था है। जनरली व्यक्ति जो काम करता था उनके हिसाब से, मनुस्मृति वगैरह आपने पढ़ी होगी, ये वहां पर मेंशन्ड है। लेकिन अगर हम इन कैटेगरीज के बारे में बात करें तो ये कौन सी कैटेगरी है? ये व्यक्ति की सोशल स्थिति, जो सामाजिक उसकी स्थिति होती ना, व्यक्ति की सोशलिस्ट पोजीशन, उसकी सामाजिक स्थिति होती है, उसके हिसाब से हमने क्या किया, ये 4 कैटेगरीज बना दी। जो समाज में जो लोग अच्छे तौर पर थे, अच्छे तौर पे मतलब जो संपन्न थे, हमने उनको जनरल कैटेगरी में रख दिया। जो थोड़े कम संपन्न थे उनको अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब बैकवर्ड मतलब थोड़े से पीछे थे। अब SC और ST कैटेगरी मतलब जो समाज में ज्यादा पीछे थे उनको हमने SC और ST में डिवाइड कर दिया। अब SC और ST की डेफिनेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगी, तमाम चीजें। EWS का आप जिक्र कर रहे हो तो EWS को जर्नल में ही ले लेते हैं, तो मैंने अलग से जिक्र नहीं किया, क्योंकि फिर EWS का जिक्र करेंगे तो फिर यहां पे भी OBC में आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का करना पड़ेगा। कह रहे इनका जिक्र हम कॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे, इसलिए अभी हम इनके बारे में डिटेल में नहीं आते। लेकिन अभी आप समझिएगा क्यों बता रहा हूं। 4 प्रकार से हमने क्या किया, सोशलिस्ट पोजीशन के हिसाब से, सामाजिक स्थिति के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांट दिया। अब देखिएगा इन 4 कैटेगरी को क्यों मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखिएगा। अब ये जो 4 कैटेगरीज हैं, ये थोड़ा सा यहां पर हम एक बैरियर डाल देते हैं। देखिएगा ये बैरियर डाल दिया, ये मतलब सामाजिक तौर पे थोड़ा अपलिफ्ट है। अगर हम सामाजिक तौर पे देखें तो इनकी स्थिति, मैं बोला ना सामाजिक तौर पे, सोशलिस्ट तौर पे इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर है, और सामाजिक तरीके से बोले तो इनकी स्थिति बेकार है। कैसे? पैसों में भी थोड़ा सा पीछे है, लिविंग स्टैंडर्ड में भी ये थोड़ा सा पीछे है, ये थोड़ा सा आगे है, ये पीछे है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में भी ये आगे है, ये थोड़ा पीछे है, नौकरियों में ये आगे थे, ये पीछे थे, एट्रोसिटीज में अत्याचार इनका कम होता, इनका ज्यादा। मैं ये नहीं कहता कि जनरल वालों का अत्याचार नहीं होता, लेकिन मैं कम और ज्यादा की बात कर रहा हूं कि ये सामाजिक तौर पर ज्यादा पिछड़े हुए हैं और ये कम। तो इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो हमने क्या किया, SC ST और कुछ कंडीशन में OBC को क्या किया, हमने आरक्षण दिया। तो ये आरक्षण की बात तो एक हो गई। दूसरी, क्यों दिया गया आरक्षण? फॉर द अपलिफ्टमेंट, मतलब इनको ऊपर ले जाने के लिए। हम चाहते हैं कि ये जो लोग फर्स्ट, हम बोला ना कि ये सबसे ऊपर है, फिर ये नीचे है और ये सबसे नीचे है, हम चाहते हैं कि सारे लोग एक ही साथ खड़े हो जाएं एक ही जगह। और जब सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर जब रेस में सारे लोग एक साथ खड़े होंगे तो रेस में दौड़ने ही मजा आएगा। जी आपका रिजर्वेशन देने का मेन रीजन होता है।
अब ये दूसरी कैटेगरी के बाद मैं यहां पर आ जाता हूं। अब हमने क्या किया, इसी प्रकार से हमने देखा कि ये लोगों के साथ समाज में शोषण कम होता है, इनके साथ ज्यादा होता है, तो हमने दो कैटेगरीज बना दी। एक जनरल ओबीसी को एक साथ रख दिया और एससी एसटी को हमने क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। अब ये जो कैटेगरी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कैटेगरी है एससी एसटी एक्ट के लिए। मींस सीधा सीधा प्रश्न है पहला, क्या कोई जर्नल का बंदा, क्या कोई जर्नल का व्यक्ति किसी ओबीसी के व्यक्ति के साथ, या कोई ओबीसी का व्यक्ति किसी ओबीसी के व्यक्ति के साथ, या कोई जर्नल का व्यक्ति किसी जर्नल के व्यक्ति के साथ एससी एसटी एक्ट लग सकता है उनके ऊपर, अगर वो कोई कार्य करे तो? एक व्यक्ति जो जर्नल का है, दूसरा व्यक्ति सामने जर्नल का है, दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, क्या इस पर एससी एसटी एक्ट लग सकता है? एक व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी का है, उसके सामने जिससे उसकी लड़ाई होती है वो भी ओबीसी कैटेगरी का है, क्या एससी एसटी एक्ट लग सकता है? तीसरी कैटेगरी, एक व्यक्ति जनरल कैटेगरी का है, दूसरा ओबीसी कैटेगरी का है, क्या इनके बीच में कोई विवाद होता है तो आपका एससी एसटी एक्ट लग सकता है? आंसर तीनों का है नो। एससी एसटी एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा सेम कैटेगरी में। इस कैटेगरी में जनरल वाला जनरल से लड़ जाए, एससी एसटी एक्ट लागू नहीं होगा। जनरल वाला ओबीसी से लड़ जाए, एससी एसटी एक्ट लागू नहीं होगा। ओबीसी वाला ओबीसी से लड़ जाए, एससी एसटी एक्ट लागू नहीं होगा। पहला आप माइंड में ये थॉट डाल लो। ये इंटरव्यू में या जनरली प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन में देख लिया जाता है कि एक व्यक्ति जो एससी एसटी एक्ट कैटेगरी का है या जनरल कैटेगरी का है, वो एक ओबीसी व्यक्ति को मार देता है, कि एससी एसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। दूसरा दूसरा एक व्यक्ति जो एससी कैटेगरी का है वो किसी एससी के व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो किसी एसटी कैटेगरी का है वो किसी एसटी को, एक व्यक्ति एससी कैटेगरी का है वो किसी एसटी कैटेगरी को। ये कैटेगरी दे रहा हूं। एससी वाला एससी से विवाद कर ले, एसटी वाला एसटी कैटेगरी से विवाद करे, और एससी वाला किसी एसटी कैटेगरी से विवाद करे, क्या इस कंडीशन में एससी एसटी एक्ट लगेगा? बोलो जल्दी फटाफट, हाँ या ना। अब सेकंड कंडीशन आई, एक एससी वाले की लड़ाई एक एससी से हो जाती है, एक एसटी वाले की लड़ाई एक एसटी कैटेगरी से होती है, एक एससी कैटेगरी एसटी वाले की लड़ाई एक एसटी से होती है। तीन कैटेगरीज दी, क्या इन तीन कैटेगरीज में एससी एसटी एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है? यस और नो? सबके आंसर चाहूंगा, जल्दी जल्दी आंसर दो, तब मजा आएगा क्लास में। सोना नहीं है, ठीक है? आधे लोग तो वैसे ही ज्वाइन नहीं हुए, जितने लोग हुए हैं ज्वाइन उनमें से आंसर दो। राहुल का आंसर इज नो, बाकी लोग राहुल के अलावा, हर्ष का आंसर नो है, हरीश का आंसर नो है, सॉरी। तो बिल्कुल आंसर इज यस, मतलब नहीं होगा। इस कंडीशन में भी एससी एसटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। दो कंडीशन आपको बता दी, एससी एसटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अब प्रश्न, तो एससी एसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा कब? दो कंडीशन में तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा, अब भैया कब होगा? तो मैंने जो ये लिस्ट बनाई वो आपको समझाने के लिए बनाई। इट मींस सीधा सीधा सवाल है कि अगर इस कैटेगरी का व्यक्ति इस कैटेगरी के साथ, या इस कैटेगरी का व्यक्ति इस कैटेगरी के साथ क्या करेगा, फाइट करेगा या एट्रोसिटीज करेगा, तब आपका एससी एसटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। मींस कोई जर्नल का व्यक्ति या कोई ओबीसी का व्यक्ति किसी एससी या एसटी के व्यक्ति के साथ एट्रोसिटीज करेगा, तो आपका एससी एसटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहला सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए कि एससी एसटी एक्ट एप्लीकेबल कब होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछते हैं? एक व्यक्ति जो एससी कैटेगरी का है वो किसी एसटी कैटेगरी के व्यक्ति के साथ की हत्या कर देता है। हत्या के कंडीशन में आई जो मर्डर की सेक्शन है वो तो लगेगी लगेगी, क्या ये सेक्शन लग सकती है एससी एसटी एक्ट? आंसर इज नो, नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि एससी एसटी एक्ट तभी लगेगा आपके ऊपर जब ऑफेंस जिसके साथ हो रहा है, जब विक्टिम पीड़ित, जब पीड़ित कौन होगा? एससी एसटी होगा। और जब एक्यूज कौन होगा? और जब एक्यूज कौन होगा? अपराधी। जब अपराधी कौन होगा? जब अपराधी कौन होगा? जब अपराधी होगा आपका ओबीसी और जनरल का व्यक्ति। क्लियर हो गया यहां तक सबको? आगे बढ़े सेकंड पॉइंट की तरफ। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? फर्स्ट पॉइंट में किसी को दिक्कत कुछ? ठीक है ना? आपसे अपने बैरक पे सीधा सीधा एक पॉइंट लिख लीजिएगा फर्स्ट लाइन में ही। ये कुछ पॉइंट होते हैं, इनको फर्स्ट लाइन में लिख लिया करो कि जब एससी एसटी का व्यक्ति जो विक्टिम होगा और जनरल और ओबीसी का व्यक्ति एक्यूज्ड होगा,
उसी कंडीशन में SC ST एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन हम इसको रिवर्स कर दें, अगर हम इस पोजीशन को रिवर्स कर दें, अगर कोई SC ST का व्यक्ति एक्यूज्ड है, अपराधी है, और वो SC ST का व्यक्ति किसके साथ अपराध कर रहा है, वो किसी जनरल और OBC वाले के साथ अपराध कर रहा है, मतलब ये कौन हुआ, विक्टिम हुआ। क्या इस कंडीशन में SC ST एक्ट एप्लीकेबल होगा? अब एक दूसरी प्रॉब्लम, एक व्यक्ति जो SC ST से बिलोंग करता है, वो किसके साथ अत्याचार करता है, वो किसी जनरल और OBC के व्यक्ति के साथ अत्याचार करता है। क्या इस कंडीशन में SC ST एक्ट एप्लीकेबल होगा? यस और नो? यस और नो? आंसर इज नो। बिल्कुल, तो आंसर इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अभी जो पुरानी स्थिति हमने देखी वो सीधा सीधा ये है कि SC ST एक्ट इस कंडीशन में एप्लीकेबल होगा कि जब जनरल और OBC वाला एक्यूज होगा और SC ST वाला आपका विक्टिम होगा, उसी कंडीशन में एप्लीकेबल करेंगे, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई तो फिर हम आगे चले। यहां तक चीजें क्लियर हुई तो फिर हम आगे चले। यहां तक चीजें क्लियर हुई तो आगे चले। परेशान मत होइएगा, इसका हिंदी PDF आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले अगर कोई हो तो बिल्कुल ज्यादा परेशान मत होइएगा, विद इन आधे घंटे या 1 घंटे, जैसे 1 घंटे के अंदर आपको उसका हिंदी PDF मिल जाएगा। बाकी मैं अभी समझा देता हूँ, ये इसलिए क्योंकि आप यहाँ आपको केस लॉ भी बहुत सारे मिल जाएंगे और मैं आपको बहुत सारी चीजें, हिस्टोरिकली चीजें बताना चाहता हूँ, वो आप देखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, सेम चीज एट्रोसिटीज, SC ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, वही चीज है, प्रिवेंशन मतलब रोकने की बात करता है। किसको रोकने की बात करता है? आपके अत्याचार को। अब सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं, देखिएगा, देयर आर टू मार्जिनल ग्रुप्स इन इंडियन सोसाइटी, दो ग्रुप्स हैं भारत में, विच इज लीगली क्लासिफाइड एज SC और ST, जिनको हमने SC और ST के रूप में क्लासिफाई किया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में, विच इज लीगली क्लासिफाइड एज शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, जिनको लीगली क्लासिफाई किया शेड्यूल ट्राइब के तहत, when they have been the victim of many atrocities since the time, और कह रहा है कि इनके साथ अत्याचार अभी से नहीं बल्कि बहुत समय से हो रहा है। इसीलिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हम क्या करना चाहते थे, इन SC ST के व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, बचाना चाहते थे, क्योंकि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। व्हाट डू मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन? इनके साथ भेदभाव जो होता है, उस भेदभाव को रोकने के लिए, और इनके साथ जो अत्याचार होता है उस अत्याचार को रोकने के लिए इस एक्ट को लेके आए हैं, ठीक है, इस एक्ट को लेके आए। और ऐसा नहीं है कि ये एक्ट पहला कोई एक्ट है, बहुत सारे एक्ट आ चुके हैं, लेकिन वो रुका कितना वो एक अलग विषय है, लेकिन बहुत सारे बार प्रयास किया गया है इन चीजों को रोकने के लिए। और ये जो अभी आप एक्ट पढ़ रहे हैं ये कब का है? 1898 का एक्ट है। क्या रोका गया है? SC ST को हमने देखो क्या करना है, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है इस अधिनियम में। कभी कोई पूछे एक्ट क्या करता है तो कह देना जो SC ST को जो राइट्स दिए गए हैं उन राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? स्पेशल कोर्ट के माध्यम से। हमने इस एक्ट के माध्यम से स्पेशल कोर्ट बनाए हैं, जिसको हम विशेष न्यायालय बोलते हैं। उन विशेष न्यायालय क्या करते हैं, SC ST के व्यक्तियों के साथ जो भी उनके राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो विक्टिम होता है, विक्टिम मतलब पीड़ित, उसे क्या दी जाता है, विशेष अधिकार कुछ दिए जाते हैं, प्रिविलेजेस दिए जाती है। और केवल इतना ही नहीं, उनको हेल्प की जाती है, असिस्ट मतलब होता है उनको हेल्प देम इन रिसीविंग रिलीफ, अर्थात उनको उपचार पाने के लिए उनकी मदद भी की जाती है। तीन चीजें की जा रही है। क्या किया जा रहा है इस एक्ट में? हमने एक SC ST एक्ट बनाया, जिसके माध्यम से जो स्पेशल कोर्ट हमने बनाए, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट बनाए हैं। क्या बनाए? विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय क्या कर रहा है? कहता है कि जो विशेष न्यायालय है इनके अधिकारों को क्या कर रहा है, इनके अधिकारों को प्रोटेक्ट कर रहा है, अधिकारों को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा, इन्हें विशेष अधिकार दे रहा है, कुछ विशेष अधिकार दे रहा है। तीसरा, जो
किसको विशेष अधिकार दे रहा है? जो इस मामले में पीड़ित है। और तीसरा कह रहा है कि इनको क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। किससे मदद कर रहा है? किस चीज के लिए मदद कर रहा है? उपचार प्राप्त करने के लिए। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूं, देखिएगा। ये पॉइंट आपको बेरेक में नहीं मिलेंगे। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि मैं आपको वो चीजें दूंगा कि आपको इंटरव्यू में भी दिक्कत नहीं होगी। लास्ट वैकेंसी में जब हमारे यहाँ ईडीपी हुआ था, हमने ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया था। इसलिए हमारे यहां से आपको पता होगा, जो एमपी का जो रैंक आया था, टॉप रैंक था, वो हमारे यहां से था। डीएलओ का एग्जाम आपने सुना होगा, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर का आता है। पिछली बार 15 वैकेंसी थी। उन 15 वैकेंसीज में ऑल इंडिया में 8 बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ये मैं आपको अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया है। रीजन, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अब उनको इतनी सारे सिलेक्शंस कैसे हुए? पिछली बार 61 एडीपीओस के सिलेक्शन हुए। इसके बाद एडी, क्योंकि हमने जो चीजें कराई, केवल हमने उनको बैरक तक सीमित नहीं रखा। आप में विश्वास मानिए, कुछ बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि जब एक्ट पढ़ाए जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पे 1 घंटे में या 2 घंटे में पूरा का पूरा एक्ट खत्म कर दिया जाता है। आप लोग भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे और आपको ये चीजें पता है। सीधा बैरेक्ट उठाते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन टिक करा देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, पनिशमेंट पढ़ देते हैं और कहते हैं एक्ट हो गया। अब पढ़ते रहो तुम घर में। भाई मेरे ये बताओ आप लोग, जब तक आपका एक बैकग्राउंड क्लियर नहीं हुआ तो आप इंटरव्यू कैसे फेस करोगे? अगर आपको कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बना के देगा तो कैसे उसको डील कर पाओगे? चलो यहां की बात, जैसे तैसे एग्जाम निकल गया, कल के दिन आप एक अधिकारी बनोगे, आपको पता ही नहीं कि कोई एक्ट क्यों लाया गया। जब तक आपको किसी चीज को बताने का उद्देश्य नहीं पता, तो आप चीजों को बेहतर नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल था, कभी कभी क्या होता है, घर में कोई खाना बनाता है। खाना तो सबको ही बनाते हैं, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खाना बनाता है, उसको एक बोलते ना, एक होते हैं शेफ, तो सब होते हैं, मास्टर शेफ कोई होता है। तो शेफ और मास्टर शेफ में अंतर क्या है? मैं आपसे पूछता हूं। स्टूडेंट तो बहुत होते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता। अधिकारी तो बहुत से लोग बन जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक अच्छा अधिकारी नहीं बनता। अंतर क्या होता है? रीजन समझिएगा। एक जो शेफ होता है ना, वो केवल खाना बनाता है, वो ट्रेडिशनल तरीके से खाने बनाता है। उसने बता दी ये मसाला डाल देना, उसने वो मसाला डाल दिया, ऐसे कर लेना, वो देख देख के बना लेता है। लेकिन जो मास्टर शेफ बनता है, वो जो डाल रहा है उसके पीछे उसको रीजनिंग पता होती है कि अगर मैं प्याज डाल रहा हूं तो प्याज डालने का रीजन क्या है, प्याज कितनी डालनी है, प्याज कितनी देर तक भूंजनी है, कौन से मसाले का यूज क्या है। तो मैं भी आपसे यही चाहता हूं बच्चों, कि अगर आप किसी एक्ट को पढ़ रहे हो तो केवल आप उसे पढ़ो मत, बल्कि उसके पीछे रीजनिंग क्या है उस एक्ट को लाने के पीछे, वो भी। हमने पिछली बार एक नया एक्ट था एमपीडीपी को, आपको याद होगा, पॉन्जी स्कीम करके था, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड स्कीम एक्ट। ये एक्ट को बहुत सारे टीचर्स ने आधे घंटे में खत्म किया था। इस एक्ट में छोटा सा एक्ट था, हमने इसे 4 दिन कवर किया था। क्योंकि पॉन्जी स्कीम के पीछे आपको पता चलना चाहिए कि पॉन्जी स्कीम अगर एक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो चार्ल्स पॉन्जी करके एक आदमी था जिसके नाम पर यह स्कीम लाई गई है। और पॉन्जी स्कीम क्या होती है? जो हमारे सामने हो रही है, डबल का टेबल कर देंगे, टेबल का चुबल कर देंगे, ऐसी स्कीम्स पॉन्जी स्कीम्स के तहत आती है। तो हर एक्ट को लाने के ऑब्जेक्ट, उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीजें पता है तो आपकी एक्ट में भी कमांड हो जाएगी और इंटरव्यू में भी आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई? जल्दी एक बार बोलिए फटाफट। इसके बाद क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, हम आपको इसकी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। हिंदी में पीडीएफ आपको 1 घंटे में मिल जाएगी अभी। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन सबने पढ़ा है? कोई ऐसा जिसने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा है। मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन सबने पढ़ा है। अब एक प्रश्न है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 17, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और ये क्वेश्चन पीएससी हो चाहे सिविल जज हो, जहां पे भी SC ST एक्ट आता है, ये घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो SC ST एक्ट का ओरिजिन है, अर्थात जो ये SC ST एक्ट निकलता है, वो कहां से निकलता है। तो याद रखिएगा, जो ये SC ST एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 से निकलता है, जो बात करता है एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, अर्थात छुआछूत के प्रतिषेध के बारे में बात करता है। मतलब छुआछूत नहीं होगा, क्योंकि छुआछूत क्या है? एक सामाजिक क्या है? बीमारी है। छुआछूत क्या है? छुआछूत भी एक प्रकार की एट्रोसिटीज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 जो इक्वलिटी की बात करता है, किसकी बात करता है? आपको पता होगा, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 किसकी बात करते हैं? इक्वलिटी की बात करते हैं। और इक्वलिटी में अनटचेबिलिटी, जिसको बोलते हैं छुआछूत को रोकना, भी इक्वलिटी। क्योंकि अगर छुआछूत रुक जाएगी,
मैं ये नहीं कहता हूं, देखो एक कुछ फंडामेंटल राइट पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव, ये नेगेटिव फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 जो कहता है अनटचेबिलिटी नहीं करनी, ये आपको कोई अधिकार नहीं दे रहा, बल्कि अनटचेबिलिटी को रोकने की बात कर रहा है कि अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में होगी उसे रोकेंगे। अब उसे रोकने के लिए क्या किया जाए भाई, व्यक्ति का फंडामेंटल राइट हो गया, अगर कोई व्यक्ति जिसके साथ अनटचेबिलिटी हो रही है, उस अनटचेबिलिटी से रोका जाना उसका एक अधिकार है, उसका क्या है, एक राइट है। क्लियर हुआ ना, उसका क्या है, ये एक राइट है, अनटचेबिलिटी से रोका जाना। दूसरी चीज, अगर अनटचेबिलिटी से रोका जाना उसका राइट है, तो केवल क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने तो आपको एक अधिकार दे दिया, लेकिन उस अधिकार को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, ये काम किसका है, पार्लियामेंट का है। और पार्लियामेंट ने इसी चीज को लेके समय समय पर बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारे क्या बनाए हैं, लॉ बनाए हैं, बहुत सारे लॉ बनाए हैं। और ये लॉ क्या करते हैं, आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। और उन्हीं में से एक एक्ट SC/ST एक्ट है, ये कहता है कि भाई अनटचेबिलिटी को रोकना है। रोकना बोला ना, अब रोकने के लिए अगर रुक जाओगे तो ठीक है, और नहीं रोकोगे तो हम आपको पनिश करेंगे। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 17। ये आर्टिकल 17 से निकला हुआ एक एक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, MP का एग्जाम हो चाहे कहीं पर, पूछा गया है कि ये कौन से आर्टिकल से निकला हुआ है। जनरली मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, छत्तीसगढ़ ADPO 2008 का क्वेश्चन है, और MPPSC 2016 का क्वेश्चन है, MPPSC 2016, और दूसरा मैंने आपको नाम लिया छत्तीसगढ़ ADPO 2008, दोनों जगह सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत SC/ST एक्ट आपका निकला है। ऐसी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इन दोनों का आंसर आपको आर्टिकल 17 लगाना है। दूसरा प्रश्न उठता है, क्या केवल एक ही एक्ट है? नहीं, मैंने बोला बहुत सारे लॉ पास किए गए। सबसे पहले आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया, तो जो सबसे पहले एक्ट लाया गया उसे कहा जाता है अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। ये सबसे पहले पास किया गया था। देखो लिखा है ना, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। सबसे पहले छुआछूत को रोकने के लिए या आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए जो एक्ट लाया था, वो उस एक्ट का नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, अर्थात छुआछूत अधिनियम अपराध, ब्रैकेट में अपराध, तो उसे 1955 में पास किया गया। लेकिन however the government was forced to make changes in 1955 एक्ट, लेकिन इस एक्ट में क्या किए गए, कुछ चेंज किए गए, और इसको दोबारा से, ठीक है, पास द सिविल राइट एक्ट 1955, इसका एक नया नाम रखा गया सिविल राइट एक्ट। इसको क्या नाम रख दिया गया इसका, इसमें कुछ अमेंडमेंट रखे गए, मतलब इसके संशोधन रखे गए, और संशोधन का नाम क्या रखा गया, सिविल राइट एक्ट 1955। इसका नाम चेंज कर दिया गया कुछ अमेंडमेंट के साथ, इसको तुरंत इसका नाम चेंज किया गया। आपने अगर कोई बच्ची ने PSC की तैयारी की होगी तो उसे पता होगा, PSC में ये वाला एक्ट आपसे पूछा जाता है, सिविल राइट एक्ट, ठीक है ना। SC/ST एक्ट भी आता है वहां पे, सिविल राइट एक्ट भी आता है, ह्यूमन राइट आपका एक्ट भी आता है। तो दो चीजें आपको यहाँ पे पता चल गई। इसके बाद इसी एक्ट में जो आपका कौन सा एक्ट था, सिविल राइट एक्ट 1955, इसमें 1976 में अमेंडमेंट किए गए। क्यों अमेंडमेंट हो रहे थे, क्यों बार बार नए एक्ट आ रहे थे, क्योंकि भैया जो हमारा उद्देश्य था अनटचेबिलिटी को रोकना, वो रुक नहीं रही थी। पार्लियामेंट का काम क्या था, इंप्लीमेंट कराना भाई आर्टिकल 17 को, क्योंकि आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट कराएंगे तब तो इक्वलिटी आएगी समाज में। लेकिन इक्वलिटी समाज में आ ही नहीं पा रही थी। क्यों नहीं आ रही थी भैया समाज में इक्वलिटी, क्योंकि छुआछूत रुक ही नहीं रहा था, एट्रोसिटीज रुक ही नहीं रहे थे, अत्याचार रुक ही नहीं रहा था। इसीलिए हम एक एक्ट लेके आए, हमने उसमें कुछ संशोधन करके उसका नाम भी चेंज किया। देन 1976 में बहुत बड़े हमने संशोधन किए, लेकिन इसके बाद भी लिखा है ना, ड्यू टू दी, क्योंकि 1955 के एक्ट में बहुत सारे कमियां थी, इन्हीं कमियों को कम करने के लिए, इनके लूप होल को रोकने के लिए हम लेके आए। लेकिन इसके बाद भी लिखा है ना, कंटिन्यूइंग ग्रीवनेसेस एंड इनजस्टिस अगेन, इसके बाद भी लगातार अत्याचार SC/ST के साथ जारी रहा इसके बाद भी SC/ST के साथ अत्याचार। 1976 के अमेंडमेंट के बाद भी देखा गया कि SC/ST के साथ अभी भी अत्याचार। आज आपकी स्थिति देखिए 2025 में खड़े हो, और मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि हम जिस क्षेत्र से हैं, अभी भी यहाँ पे आपको छुआछूत देखने को मिलता है। मुझे नहीं पता आप दिल्ली का कोई व्यक्ति या भोपाल या इंदौर का होगा, हो सकता है वहां पे एट्रोसिटीज या छुआछूत उतना ना हो, लेकिन जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, आज भी इस क्षेत्र के गांव में अगर आप चले जाइए, इवन शहर में भी, आपको छुआछूत जैसी चीजें आसानी से देखने को मिल जाएंगी।
तो जब 2025 में स्थिति है तो उस समय की स्थिति सोचिए, 1955 की उस समय की स्थिति क्या थी। ना तो उस समय कोई इंटरनेट होता था कि फोटो बना के डाल दो, लोग इतने अवेयर नहीं थे, ना एजुकेशन थी, ना इतना स्ट्रिक्ट हमारा पुलिस सिस्टम था। तो उस समय की स्थिति तो बड़ी भयानक थी, आपको पता होगा। खैर आगे चलते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इस एक्ट को रोकने के लिए जब नहीं हुआ तो पार्लियामेंट ने आते आते 1989 में एक एक्ट पास किया जिसको हमने SC/ST एक्ट बोला। तो क्या SC/ST एक्ट अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए या एट्रोसिटीज पर अत्याचार जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए पहला अधिनियम था? आंसर इज नो, ये कोई पहला अधिनियम नहीं था, बल्कि इसके पहले भी 2-3 अधिनियम आ चुके थे। लेकिन उनके आने के बाद भी जब एट्रोसिटीज नहीं रुकी, अत्याचार नहीं रुका, तो फिर हम एक एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लेके आए हैं। इसमें भी 89 का एक्ट है, इसमें भी फिर 2015 में कुछ अमेंडमेंट हुए जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कुछ 2018 में अमेंडमेंट हुए। इसमें भी 2 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं और समय समय पे अमेंडमेंट तो और केस लॉस तो समय समय पे आते ही आते हैं। इज इट नाउ क्लियर एवरीवन? यहां तक चीजें क्लियर हुई? जल्दी एक बार मैसेज करके बताइए। ये एक्ट यहां तक क्लियर हुआ सबको? मैसेज करके बता दिए अगर ये फटाफट। चलिए, काफी लोगों को चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ रही है ना? ये इंग्लिश हिंदी की दिक्कत तो नहीं हो रही? हिंदी की स्लाइड्स आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड हम वैसी कर देंगे, आपको अभी थोड़ी देर में आपको हो जाएगी। अब 1989 का जो एक्ट आया है, इसको लाने का उद्देश्य क्या था? देखो, हर एक्ट को लाने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? जो 1898 का एक्ट है, इसे क्यों लाया गया? ये बात करता है डिलीवरिंग जस्टिस, अर्थात न्याय को कैसे डिलीवर किया जाए, उसके लिए ये एक्ट लेके आया है। ये एक्ट क्या करता है भैया? ये कोशिश करता है समाज में को फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात जो आपका भिन्नता होती है समाज में, डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोगों के साथ अलग गलत प्रकार का डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उस डिस्क्रिमिनेशन को फ्री करना। जो SC/ST के लोगों के साथ वायलेंस, अत्याचार होता है, हिंसा होती है, उनको दबाया जाता है, ऑपरेशन ऑफ डोमिनेंट कास्ट, उनको जो दबाया जाता है, इन सारी की सारी चीजों को रोकना कि किसी के साथ अत्याचार, हिंसा ना हो, उन्हें समाज में दबाया ना जाए, बल्कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ये जो अपराध होंगे ना अनटचेबिलिटी वाले, ये कॉग्निजेबल अपराध होंगे, जिनको संज्ञेय अपराध कहा जाएगा। और ऐसे अपराधों के लिए व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, जिसको बोलते हैं ज्यादा दंड, दिया जाएगा। ये मेनली आप इस एक्ट को लेके आए। यहां तक मेरे हिसाब से आपको सारी सारी चीजें यहां पर समझ में आ गई होंगी, ये एक्ट आया क्यों। अब देखिए, ओरिजिन की बात करते हैं हम। ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, छुआछूत आया कैसे। तो इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, मैं आपको जनरली बता देता हूं, नोट्स में आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम भारत को बहुत पुराने देखें, बहुत पुराने भारत को, तो भारतीय इतिहास को बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किन किन पार्ट्स में? अगर हम बात करें उनको वेदास में, वेद आपने पढ़े ना, वेदास, क्लासिफिकेशन ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड है उसको क्लासिफाई कहां किया गया है? वेदास में। वर्ण इज एन, जो वर्ण सिस्टम के बारे में मैंने आपको बात किया था, वर्ण सिस्टम, वो एंशियंट डिवीजन ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी को एंशियंट डिवीजन करता था, डिराइव फ्रॉम द ऋग्वेद, जो ऋग्वेद में है, जहां पर व्यक्ति को उसके प्रोफेशन के बेस पर 4 प्रकार से बांटा गया, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही बताया था ना मैंने आपको कि अगर हम देखें वेदास की तरफ, या हम आते वेदास में अगर हम जाते हैं वर्ण व्यवस्था की तरफ बात करते हैं, तो वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति को उसके प्रोफेशन के आधार पे, उसके कार्यों के आधार पे 4 वर्गों में बांटा गया था। और एक मनुस्मृति करके हमें किताब मिलती है। मनुस्मृति किसकी किताब है?
द बुक ऑफ लॉ। मैंने अभी आपको बीएनएसएस पढ़ाई थी। बीएनएसएस में मैंने आपको 4 सोर्सेस बताए थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हिंदू लॉ में। क्या क्या थे, जल्दी बताइए। हिंदू लॉ है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसको आज हम अपना सीआरपीसी वगैरह या बीएनएसएस कहते हैं, ये कोई नया नहीं है। हिंदू लॉ में भी इस प्रकार की चीजें देखने मिलती। 4 सोर्सेस बताए थे हिंदू लॉ में, कौन कौन से थे? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, नारद स्मृति, और एक और बताइए कौन सी बताई थी? एक और स्मृति बताई थी। 4 स्मृतिज आपको बताई थी। खैर उनके बारे में जिक्र बाद में करेंगे। ये जो बुक थी, ये प्राइमरी सोर्स थी किस चीज का? जो बुक ऑफ लॉ थी, एविडेंस फॉर द क्लेम्स। इट हैज बीन शो, ऐसा शो किया गया, 3 ग्रुप्स हैव पैरेलल्ड with Indo-European societies and Sudras are thought to have originated with Brahmins. ब्राह्मण्स जो होते हैं ना, ब्राह्मण, इनसे कहा जाता है, कुछ कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है, हर जगह नहीं, कि जो ब्राह्मण्स होते हैं उनसे शूद्रों का क्या हुआ है? उदय हुआ है। अब हम बात करते हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी है। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी बहुत पहले से? आंसर इज नो। याद रखिए, जो कॉन्सेप्ट अनटचेबिलिटी का है, ये वैदिक टाइम में नहीं था। वैदिक टाइम से ना, बहुत पुराना एंशियंट टाइम। यहां पर वैदिक टाइम तक अगर हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उन किताबों में अनटचेबिलिटी के बारे में बात नहीं हुई है। लेकिन जब ये वैदिक टाइम बीत जाता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट वैदिक लिटरेचर, वैदिक समय के बीत जाने के बाद अगर हम देखते हैं, जैसे स्पेशली मनुस्मृति वगैरह, यहां पर कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी से रिलेटेड इसका जिक्र देखने को मिल जाता है। तो अनटचेबिलिटी में, आप, मेरे कहने का मतलब है, अनटचेबिलिटी कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराने समय से, वैदिक पीरियड में नहीं थी, वैदिक पीरियड में नहीं थी, लेकिन वैदिक पोस्ट वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक पीरियड बीत जाने के बाद, वहां से आपको अनटचेबिलिटी के कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और केवल एग्जाम्पल्स नहीं, किताबों में भी इनका जिक्र देखने को आपको मिल जाता है। क्लियर हुआ? यहां पे आगे आ जाते हैं। अब इसको लेके आपको थोड़ा सा बस जर्नल पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा। एक आपको याद रखना है, गांधी अंबेडकर, गांधी अंबेडकर पूना पैक्ट 1932 था। ये जो अंग्रेजों के दौरान हुआ था, ये भी कहीं ना कहीं आपका ये जो अत्याचार होता था, किनके साथ? एट्रोसिटीज के साथ, उनसे रिलेटेड था। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन उनसे रिलेटेड था। इसके बाद एक और चीज आपको याद, मैं जनरली इन चीजों को बता रहा हूं, बहुत डीप नहीं जाना है, क्योंकि डीप हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे। दूसरा आपको एक और चीज याद रखनी है, कौन सा? द डेटोरेशन दलित कंडीशंस। ठीक है, इसको लेके 1793 में उस समय लॉर्ड कार्नवल्स थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जमींदारी सिस्टम। और जो ये जिम्मेदारी सिस्टम था, जिम्मेदारी सिस्टम एक व्यक्ति को गांव का प्रधान जिम्मेदार बना दिया था। वहां जो ये जब जिम्मेदारी सिस्टम बनाया गया, तो इसके वजह से जो लोअर कास्ट थी, इस पर बहुत इफेक्ट पड़ने लगा। तो मतलब ये जो 1973 में 1793 में जो आपका जिम्मेदारी सिस्टम आया था, यहां से भी अनटचेबिलिटी को बढ़ावा मिलता है। एक गांव में क्या किया अंग्रेजों ने? जिम्मेदार बना दिया। अब जिम्मेदार मतलब ठाकुर साहब, राजा साहब, आप उनको कोई भी नाम दे दीजिएगा। अब उनको आपने इस स्तर पे बैठा दिया, उनके नीचे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अब उन वर्कर्स के साथ अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, एट्रोसिटीज की प्रॉब्लम आ रही है, और यहां से ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती गई। पहले भी थी, लेकिन यहां पे ये चीजें बढ़ती गई। उसके बाद मैंने आपको बताया है, अभी ऑलरेडी मैंने जिक्र किया है, किसका जिक्र किया है? 1955 के एक्ट का, 1976 के एक्ट का जिक्र किया है। ठीक है, ये तमाम हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। इन्हीं सब के बाद एक एक्ट आता है, कौन सा एक्ट आता है? SC/ST एक्ट 1989। और इस एक्ट के रूल्स भी हैं जो 1995 के हैं। यहां तक आपको आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां तक जिसको समझ में नहीं आया, यहां तक बताइए, फिर हम कुछ आगे चलते हैं। हिस्ट्री हमें इतना ही पढ़नी है, ठीक है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में क्योंकि बात करेंगे, यहां तक जिसको समझ में ना आए तो वो सबसे पहले बता दो कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लास में ले लूं, क्लास में उनको सॉल्व करूं। इन केस अगर क्लास में सॉल्व ना हो पाए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, या क्लास के जो लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि क्लास वाले ग्रुप में, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। मैं आपको पर्सनली जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको हम क्लियर करेंगे, क्योंकि डाउट्स हमें नहीं छोड़ने हैं एंड के लिए, कि हम जब हमारा एक्ट हो जाएगा फिर हम डाउट्स करेंगे। चलिए, जल्दी जल्दी एक बार बताइए क्या क्या दिक्कत आ रही है अब एक्ट में।
कुछ समझ में आया? इतनी देर अपन ने बात की, लगभग 45 मिनट्स अपन पढ़ चुके हैं। एक सीधा सीधा सवाल है, एक जेन्युइन सवाल है, क्या चीजें समझ में आ रही हैं? जिन्होंने सुबह बीएनएस की क्लास ली थी, बीएनएसएस की सॉरी, क्या उनको चीजें समझ में आ रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं? एक बार जल्दी से मैसेज करके बता दीजिए, क्योंकि आप लोग पहली बार मेरे साथ क्लास ले रहे हैं बहुत सारे लोग, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं। एक मिनट का रेस्ट भी ले लो, 1 मिनट के बाद हम फिर से, अभी मतलब क्लास नहीं बंद करके जाना है, पानी वगैरह पी लो, फिर हम अभी आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन खत्म करेंगे, क्योंकि कल से हम फिर बेरेक पढ़ेंगे आपका। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए क्लियर है। बाकी लोग, कुछ लोग सो गए क्या? मतलब क्लास में तो चालू है, चालू करके सो गए क्या कुछ लोग? कि क्लास चालू है, हम सो रहे हैं? सर को अटेंडेंस भी दिखती जाएगी कि क्लास में है। याद रखिएगा, ऐप में अटेंडेंस आपकी शो होती है कि कितने लोग अटेंड हुए, किसने कितनी क्लास ज्वाइन की। अगर डाउट पूछोगे फिर बाद में हम भी पूछेंगे कि उस दिन क्लास में कहाँ थे। इमरजेंसी अच्छी चीज है, कोर्ट वोट अगर आप जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट वगैरह नहीं जाते तो घर में सोया मत करो इतने टाइम। क्लास लेके भले आधे घंटे सो जाया करो, क्लास के टाइम मत सोया करो। चलिए, ये वाले पॉइंट्स अभी आपको नहीं पढ़ने हैं जो ये स्लाइड्स में है, ये मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल को लेके बहुत सारे प्रोविजन आए थे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम एंटीसिपेटरी बेल वगैरह पढ़ेंगे, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है? ये कल वाला बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसके बाद क्या हुआ तो बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट हुए थे, लेकिन हमें अभी क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। देखो मैंने आपको सारी चीजें स्लाइड में डाल दी है, ठीक है ना? एक तो हिस्ट्री वगैरह डाल दी, इसके बाद जो एंटीसिपेटरी बेल जो आपने पढ़ा होगा सेक्शन 18 थी, उसमें चेंजेस किए गए थे, तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, बहुत बड़े आंदोलन हुए थे। उसके बाद सरकार को सेक्शन 18A भी जोड़नी पड़ी थी। 18A में क्या हुआ था, 18A क्यों जोड़ी गई, 2015 का अमेंडमेंट क्यों हुआ, 2018 का अमेंडमेंट क्या हुआ, इनमें मेन मेन चीजें क्या थी, मैंने सब आपकी स्लाइड्स में इन चीजों को डाल दिया है, जो आपको थोड़ी देर में अभी प्रोवाइड हो जाएगी। इंग्लिश वाला वर्जन भी आपको दे देंगे, हिंदी वाला भी। लेकिन अभी हम चलते हैं कुछ और चीजों की तरफ, ये हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा बाद में। अभी हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में, देखिएगा। चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें निकल के आ रही हैं, देखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज आ, यहां से आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल भी कवर हो जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, बहुत डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पढ़ना है, लेकिन बेसिक में देखते जाइए क्या क्या चीजें यहां पर है। सबसे पहले, क्या SC ST के बारे में देखिएगा, क्या SC ST के बारे में, SC ST के बारे में, क्या SC ST के साथ जो एट्रोसिटीज हो रही है इससे रिलेटेड, या और कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं? तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन में SC ST से रिलेटेड ढेरों प्रोविजंस हैं। क्या प्रोविजन है? सबसे पहले तो आर्टिकल 17 आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको पहले ही जिक्र करा था। सबसे पहले आर्टिकल 17, आर्टिकल जो 17 है जो इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, और यही आपका आर्टिकल 17 से कौन सा, सिविल राइट एक्ट, जो 19 कौन सा है, 1955 का है, जिसमें 1976 में संशोधन हुआ है, ये भी यहीं से निकला है। और SC ST एक्ट का भी ओरिजिन इसी जगह से आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 17, जो अनटचेबिलिटी किसी भी तरीके से हो उसे रोकने की बात करता है। दूसरा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्या देखें, प्रियम्बल देखें, द बिल्डर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक एंड द फाउंडिंग फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने जो हमारे संविधान के जो जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया है, फाउंडिंग फादर्स हैं, उन्होंने SC ST के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको क्योंकि पता था जब तक आप उनको अपलिफ्ट नहीं करोगे उनके साथ शोषण कम नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति गांव में रहता है, सारे कुछ व्यक्ति बहुत अमीर है, कुछ व्यक्ति बहुत गरीब है, क्या यहां पर कुछ आदमी बहुत अमीर कुछ बहुत गरीब, तो क्या यहां बराबरी हो सकती है? आंसर इज नो। आप मन में कितना भी सोच लो, लेकिन अभी की जो, मैं बात की बात नहीं करता 10 साल बाद क्या होगा, लेकिन आज की जो व्यक्ति की मनुष्य की स्थिति है उसमें वो बराबरी नहीं होती। उनका रहना, उनका खाना, उनका बोलना सब कुछ अलग है। खैर ये चीजें तो अलग हो गई, लेकिन वो समाज में दोनों
अपने आप को अलग अलग प्रकार से देखते हैं। इसीलिए जो हमारे संविधान बनाने वाले थे वो इन चीजों को जानते थे, क्योंकि ये जो एट्रोसिटीज है ये 1989 ये तो बहुत समय से चल रही है। ये मैंने भी आपको जिक्र किया ना 1793 से, तो ये बहुत बढ़ गई थी। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैंने आपको बात किया, तो उसके लिए उनके अपलिफ्टमेंट, उनको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, बहुत सारी चीजें दी। अब क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले अगर हम संविधान की प्रीएम्बल प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में देखिए बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलते हैं, जैसे जस्टिस, न्याय की बात की गई है। तो क्या ये न्याय केवल जनरल के व्यक्तियों तक सीमित है? नहीं, न्याय का मतलब होगा सबके लिए न्याय, और सबके लिए जब न्याय की बात आएगी तो वहां पे एससी एसटी के लिए भी न्याय होगा। मींस अगर कोई व्यक्ति एससी और एसटी से बिलोंग करता है तो क्या वो न्याय का हकदार नहीं है? वो भी है। अगर किसी व्यक्ति के साथ एट्रोसिटीज हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो क्या उसको न्याय मिला? आंसर इज नो। अब भैया जस्टिस कैसा, उसको सोशली जस्टिस देना है, सामाजिक तरीके से, उसको इकोनॉमिक मतलब पैसों से भी जस्टिस देना है, पॉलिटिकली जस्टिस देना है। अब इन्हीं पॉइंट्स को आप देखिएगा। सामाजिक कैसे जस्टिस दिया आपने एससी एसटी को? रिजर्वेशन लागू किया। अभी एससी एसटी की बात करूं, जनरली किसी की बात नहीं कर रहा हूं अभी। अब आप बोलोगे ईडब्ल्यूएस को भी दिया, वो बात अलग है। दूसरा, इकोनॉमिकली कैसे हमने उनको दिया? भैया हमने उनको जॉब्स में प्रमोशन वगैरह दिया, और इवन इकोनॉमिक मतलब उनको पैसा वगैरह। तो आप देखते हो ना, अगर कोई एससी एसटी का बच्चा होता है तो हम उन्हें पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो हुआ जस्टिस उनके साथ। इसके साथ साथ और कैसे उनको जस्टिस दिया? पॉलिटिकली। पॉलिटिकली जब वो चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो उनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाता है। एक एक पॉइंट याद रखिएगा, जो चीजें लिखी हुई है वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। इसके साथ लिबर्टी, आजादी, भैया हर व्यक्ति को अपने एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इनकी क्या दी हमने? लिबर्टी दी, आज स्वतंत्रता दी। हमने इक्वलिटी की बात की, इक्वलिटी से सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड तो आर्टिकल आपने 17 ही बात कर लिया। इसके साथ साथ हर व्यक्ति की, देखिए डिग्निटी, डिग्निटी समाज की नहीं, हर व्यक्ति की भी डिग्निटी होगी। यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इन पर भी ध्यान दिया, अर्थात हर व्यक्ति की इंडिविजुअल डिग्निटी, ठीक है, उस पर भी हमने ध्यान दिया है। आगे आ जाते हैं। अब एससी एसटी को कहां डिफाइन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देख लेते हैं तो आर्टिकल 366 का क्लॉज 24 और 25, 366 का जो आर्टिकल क्लॉज 24 है, यहां पे एससी को डिफाइन किया गया है, और एसटी को कहां डिफाइन किया गया है? 366 के 25 क्लॉज में। और ये रेफर कर देते हैं, कोई से पूछे एससी कहां है, तो एससी मतलब वो एससी जो सेक्शन 341 में दिया है, और एसटी का वही मतलब होगा जो आपको 342 में दिया गया है। तो 366 के क्लॉज 24 के साथ 341 को पढ़ना है, और आपको 342 के साथ आपको 366 क्लॉज 25 को पढ़ना है, जहां पर एससी एसटी को डिफाइन किया गया है। और इसके संबंध में याद रखिएगा, कौन एससी होगा कौन एसटी होगा, इसके संबंध में बहुत सारी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। ठीक है, जब कभी क्वेश्चन आए और पूछे कि कौन के पास पावर है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप लोग याद रखिएगा। अब उन्होंने एससी एसटी की डेफिनेशन दे दी, अभी हमें डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, लेकिन मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि किसका, मैंने आपको एक शब्द बताया था प्रेसिडेंट के बारे में, मैंने आपको भी शब्द यूज किया था। तो आप देखोगे प्रेसिडेंट किसके संबंध में? यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के संबंध में। ठीक है, ये आपको नोटिफाई वगैरह करेगा। इसके बाद 342 सेम प्रोविजन है। 366 भी डेफिनेशन याद करिएगा, जहां पे आपको डेफिनेशंस दी गई है। ये प्रोविजन क्लियर होगा, डेफिनेशन एससी एसटी की दी गई है, आपको वहां मिल जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं, अब आ गए यहां पर, इसके साथ साथ जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनको हमने क्या दिया? कुछ रक्षा प्रदान की है। सेफ गार्ड मतलब होता है रक्षा। कैसी रक्षा प्रदान की है? देखो, हमने संविधान में इनको 5 प्रकार की रक्षाएं प्रोवाइड की है, 5 प्रकार के सेफ गार्ड दिए। किसको? एससी एसटी के लोगों को। जब आप इन चीजों को समझ जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इस एक्ट को लाया क्यों गया, और इसके पीछे जो अमेंडमेंट हुए उनके पीछे तर्क क्या है। अभी क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब हम अभी कुछ केसेस पढ़ेंगे, मैं आपको जनरली कुछ केसेस के बारे में बताता हूँ। वैसे मैंने केसेस मेंशन करके रखे ऊपर। अगर अभी आप देखोगे तो जैसे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस पढ़ना है, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट केस, अभी मैं आपको बताऊं तो हितेश वर्मा का बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेमंत गुप्ता का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, पृथ्वीराज चौहान का इंपॉर्टेंट केस है। 4 तो मैंने अभी आपको बताया, उसके और भी है। जब आप इन केसेस को पढ़ोगे तो इनमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का जिक्र किया गया है।
तो जब तक आपको इन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को आप डायरेक्टली SC ST एक्ट के साथ नहीं जोड़ोगे तो आपको इन केसेस के पीछे क्या हुआ और इनमें अमेंडमेंट क्या हुआ ये आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कितनी प्रकार की SC ST को संविधान में कितनी प्रकार की रक्षाएं दी गई हैं, कितने प्रकार की रक्षा दी गई है, कितने प्रकार की सुरक्षा दी गई है, तो आप बोलोगे टोटल 5 प्रकार की। सबसे पहले इनको सोशली सेफ गार्ड दिया गया, जिसको बोलते हैं सामाजिक रक्षाएं दी गई, इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। इनको इकोनॉमिक सेफ गार्ड दिया गया है, जिसको बोलते हैं आर्थिक सुरक्षा। इसके साथ साथ इनको एजुकेशनल और कल्चर सेफ गार्ड दिया गया है, आप बोलोगे इनको एजुकेशनल, शैक्षणिक और सांस्कृतिक, वर्ड लिखते जाएगा, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा दी गई है। इनको पॉलिटिकल सेफगार्ड दिया गया है, पॉलिटिकल सेफगार्ड, राजनीतिक संरक्षण दिया गया है, और इनको सर्विस में, सर्विस सेफगार्ड मतलब सर्विस में कुछ इनको रक्षाएं वगैरह दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल सेफगार्ड, कौन कौन से प्रोविजन बात करते हैं SC ST एक्ट के लिए। तो देखिएगा आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 23-24 जो एबॉलिशमेंट किसके बारे में बात करता है, जो आपका 23-24 ये बंधुआ मजदूरी, बच्चों से काम नहीं कराया जाए, क्योंकि SC ST के बच्चों से काम भी कराया जाता था। SC ST के बच्चों को साथ क्या किया जाता था, इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। एक्सप्लॉयटेशन तो जानते हो ना, आर्टिकल 23-24 बंधुआ मजदूरी, इनसे काम नहीं खिलाया जाएगा, इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा, शोषण जिसको हम कहते हैं ये। इसके साथ साथ 25 धर्म के संबंध में, ठीक है, 24 ये जो आपके प्रोविजंस हैं ये प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, ये आपको एक सोशल सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं SC ST को। अब जनरली आर्टिकल मैंने नीचे लिख दिया, आर्टिकल 17 पूरा लिखा हुआ है, क्या क्या बात करता है, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, मतलब कोई SC ST का बच्चा है, मतलब ये सबके लिए, लेकिन जनरली SC ST के लिए भी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे सबके साथ SC ST को भी इंक्लूड किया गया है। तो ह्यूमन बींग होगा, उनको फोर्स लेबर से नहीं कराया जाएगा। इसके साथ बोला गया है 20, अगर हम जाते हैं 23 की तरफ, कहता है बेगार और उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कराई जाएगी। 24 की तरफ अगर हम जाते हैं, 24 आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 14 साल से बच्चों को फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं कराया जाएगा। 25 अगर 2B देखते हैं तो हर व्यक्ति को अपने धर्म मानने का अधिकार है, जो अपना अंतःकरण के हिसाब से अपने धर्म वगैरह को मानने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ अब दूसरे सेफ गार्ड की तरफ चलते, दैट इज एन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक सेफ गार्ड का मतलब होता है क्या, आर्थिक, आर्थिक तरीके से भी क्या किया गया है, आपको सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया। कौन सा आर्टिकल है, 23, 24 और 46 ये आपको प्रोवाइड करते हैं। 23, 24 आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 46 देख लीजिएगा, 46 कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC ST। जो SC ST के लोग होंगे उनको प्रमोशन देना है, कहां पे, एजुकेशनली उनको प्रमोट करना है, और इकोनॉमिकली उनके जो इंटरेस्ट होंगे, इसी के लिए आपने देखा होगा, कभी या सुना होगा, आपके साथ कभी बच्चे पढ़े होंगे, तो बहुत सारे बच्चों को छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है, या स्कूल वगैरह में इनको फ्री ड्रेसेस मिलती हैं, या बहुत सारी जगह पे स्कूटी वगैरह के प्रोविजन है, बहुत जगह लैपटॉप के प्रोविजन है, बहुत जगह साइकिल के प्रोविजन है, अलग अलग प्रोविजंस आपको दिए गए, बहुत जगह हॉस्टल्स के फ्री प्रोविजंस है। ये कहां से आ रहा है, ये आपका इकोनॉमिक सेफ गार्ड के लिए आ रहा है, कि भैया हमें उनको अगर अपलिफ्ट करना है, उनको एक समाज में एक जगह लाके खड़ा करना है, वो कब हो पाएगा, जब हम उनको इकोनॉमिक सेफ गार्ड देंगे। तो आर्टिकल 46 इसके लिए आप लोग को याद करना है। इसके बाद एजुकेशनली क्या इनको कोई सहायता दी गई, बिल्कुल एजुकेशनली सहायता दी गई है। आर्टिकल 15 का 4 बोला गया है कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रेस, रीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे, नॉट इन द आर्टिकल, चाहे वो इन, और इवन आर्टिकल 29 क्लॉज 2 जो अल्पसंख्यकों का अधिकार देता है, लेकिन अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, लेकिन इनके अधिकारों को भी क्या करता है, इनके एजुकेशन और कल्चरल राइट्स को भी सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। इसके बाद पॉलिटिकली भी क्या इनको सेफगार्ड दिया गया है, कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट के लिए। बिल्कुल पॉलिटिकली अगर हम जाते हैं तो आर्टिकल 343D में रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, कहां पे होगा, लिखा है कि भैया पंचायतों में रिजर्वेशन इनके लिए होगा 343D में, ठीक है, इतने मेंबर होंगे। इसके साथ साथ कहां कहां पे, आप आगे आ जाइए, मेन हम देख रहे हैं इनको नगर पालिका, नगर निगमों में भी इनको क्या है, SC ST के मेंबर को सीट दी गई है। और केवल इतना ही नहीं, इनको लोकसभा, इनको राज्यसभा, इनको विधानसभा और अन्य प्रकार के जितने इलेक्शन होते हैं सब देखिए, लेकिन SC ST के मेंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली 332 कह रहा है, राज्यों के असेंबली में 332 ये आपको कह रहा है यहां देंगे। इसके बाद आ जाएगी बहुत सारी। अब आ जाते हैं सेफ गार्ड इन द सर्विस,
क्या भैया सर्विस में भी इनको मिलेगी जगह? तो भैया सर्विस के लिए आपको आर्टिकल 16 का 4 और 16(4)A, मतलब इनको देखिए, इनके लिए अलग से सीटें रखी जाएगी। देखो रिजर्वेशन तो दिया जाएगा, रिजर्वेशन के बाद प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा नहीं, एक तो ये पॉइंट आ जाता है। इसके साथ बैकलॉग वैकेंसी का आपने प्रोविजन सुना होगा कि भैया अगर इनकी सीट है तो वो इन्हीं को मिलेंगी, किसी और को नहीं। ये क्या करते हैं, ये सर्विस सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो आर्टिकल 16(4) और 16(4)A जब हम डिटेल में बात करेंगे तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये बैकलॉग वैकेंसी बात करता है 335 की, अगर वैकेंसी छूट उठ जाएंगी उनके बारे में। और अन्य कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है दैट से आर्टिकल 338 जो नेशनल कमीशन फॉर एससी की बात करता है। और इसके बाद एक और आर्टिकल आता है 338 जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी के बारे में बात करता है। फिर मैंने आपको बताया था बहुत सारे केसेस हैं, मैंने जिक्र किया, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इनमें से आपको कौन कौन से केसेस पढ़ने हैं। आपको सारे केसेस नहीं पढ़ने, जनरली हमें कुछ केसेस जो एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड है, जो मैंने अभी आपको बताया था, पृथ्वीराज चौहान, सुभाष काशीरात, ठीक है, ये केसेस पढ़ने हैं। और कुछ अन्य केसेस है जो हमें देखने हैं, ठीक है, कुछ जुडिक्शन से रिलेटेड केसेस है, तो ये हम केसेस वगैरह भी देखेंगे। कुछ प्रिजम्पशंस की रिलेटेड चीजें हमें जो देखनी है, कुछ आई विटनेस रिलेटेड इनमें चीजें देखेंगे, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। एंटीसिपेटरी बिल सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको लेके आपके 2018 का पूरा संशोधन किया गया है। इसको भी मैं आपको कल पूरा का पूरा बता दूंगा, ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, सबसे पहले ये बताइए, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हुआ? तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम करेंगे कल बेरेक्ट में, और कुछ पॉइंट्स यहाँ के देखेंगे, कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे, कुछ अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे, और डेफिनेटली बेरेक्ट तो हम स्टार्ट कल कर ही देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, मैं अभी क्लास में ही अवेलेबल हूँ, आपको जो डाउट है अभी पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि डाउट्स को आपको अभी क्लियर कर दूं। और अगर आप नहीं पूछ पा रहे हो किसी रीजन की वजह से, तो बाद में भी पूछ सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबका? एक बार यस बोल दीजिए अगर क्लियर है सबका तो। सबका क्लियर है तो एक बार यस बोल दीजिए। चलिए, पीडीएफ अभी आपको प्रोवाइड करा देंगे हिंदी वाली थोड़ी देर में, ठीक है ना, आपके ग्रुप्स में डाल देंगे, माइनर लॉ वाले, उसमें दोनों में आपकी पीडीएफ वगैरह हिंदी की मिल जाएगी, वो एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। बाकी मैं तो सारी चीज डिस्क्राइब कर ही दूंगा, और आप लोग एक बार उसको 15-20 मिनट 1 घंटे का समय निकाल के एक बार रीड कर लीजिएगा, जिससे आपको एक माइंड में पूरा क्या आ जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस लैपटॉप पर अवेलेबल है क्या सर? हाँ, हो जाएगा लैपटॉप पे अवेलेबल। देखिएगा अगर ना दिक्कत आए तो फिर मैसेज करिएगा। देखिएगा अगर दिक्कत आए तो राहुल फिर मैसेज करिएगा, ठीक है। वैसे अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अगर दिक्कत आए तो फिर बताइएगा। iOS का भी आ गया, जिन जो लोग एप्पल वाले फोन यूज कर रहे थे उसके लिए भी आपका ऐप आ चुका है। उसके लिए आप लोग ऑर्गेनाइजेशन कोड वगैरह लगेगा तो वो आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। होपफुली क्लास अच्छी लगी होगी। और कल शाम को मिलते हैं 5 बजे बीएनएस की क्लास में। हैव अ गुड डे, टेक केयर।